Good morning, students. Today we are going to start the new chapter of history. The chapter is the making of global world, and this is the first part of this chapter, the making of global world. चैप्टर शुरू करने से पहले हमें टाइटल का पता होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल? मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. ग्लोबल, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ग्लोब. आपने देखा होगा ग्लोब क्या होता है. ग्लोब, दिस इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, जिसके ऊपर कंट्रीज, ओशियंस एंड अदर ज्योग्राफिकल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर शोन. तो ग्लोब जो होता है, ग्लोब से ही हम ग्लोबल को समझ सकते हैं. इट मीन्स ग्लोबल, ऑल द कंट्रीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज ग्लोबल वर्ल्ड. एक ऐसी दुनिया जिसमें सारी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड है. सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वर्ल्ड. एंशियंट टाइम में ऐसा नहीं था. एंशियंट टाइम में द डिफरेंट एरियाज वर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अनदर, क्योंकि सभी एरियाज के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी. तो ये ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना? राइट, ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना? जब लोगों ने एक जगह से चल के दूसरे जगह पे जाना शुरू किया, एंड दे स्टार्टेड टू इन्वेंट एंड डिस्कवर द न्यू रूट्स and discover the new places, and then the people started to travel from one place to another place, and they got the knowledge about the different areas. In this way they carried different things, different ideas, different inventions etc. from one place to another place, और इस तरह से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह के बारे में जानकारी हुई और ये ग्लोबल वर्ल्ड बन गया. अब इसमें जो आज हमारे सामने रिजल्ट है ग्लोबल वर्ल्ड, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो सबसे पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं. प्री मॉडर्न वर्ल्ड. व्हाट इज प्री मॉडर्न वर्ल्ड? आपको पता है हिस्ट्री को हम पढ़ने के लिए और इजीली इसको समझने के लिए हम इसको पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं. एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री. तो प्री मॉडर्न का मतलब होता है मॉडर्न हिस्ट्री, जो मॉडर्न पीरियड है उससे पहले का टाइम. जनरली इट इज कंसिडर्ड द पीरियड स्पेशली बिफोर 19th सेंचुरी. तो 19th सेंचुरी के पहले के पीरियड को हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड कह सकते हैं. वो लगभग 200-300 साल का जो ड्यूरेशन है, दैट इज प्री मॉडर्न वर्ल्ड. या फिर कुछ पार्ट आप 200-400 साल का जो पार्ट का जो पीरियड है, दैट इज फ्रॉम मिडिवल हिस्ट्री. तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं ग्लोबलाइजेशन. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज द new term of economics in economic field. This is the economic system in which different countries are connected to each other. जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट होता है in the sense of trade, in the sense of migration, in the sense of different cultures, तो वो ग्लोबलाइजेशन होता है. और ये बहुत पुरानी टर्म नहीं है. Since 50 years and or so it is existing in the world. दिस टर्म ग्लोबलाइजेशन बहुत पुरानी टर्म ये नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसकी बात करते हैं? ट्रेड की बात करते हैं, और इसके अंदर हम बिजनेस की बात करते हैं, इसके अंदर लिंकिंग डिफरेंट बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, इसकी बात करते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत पुरानी टर्म नहीं है, लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड से ही धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन आया. अब इसका हम हिस्ट्री देखते हैं. ग्लोबलाइजेशन कैसे हम यहाँ इस दौर में पहुंचे जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक एक्सेसनेस दैट हैज बिकम वेरी इजी, और हम बड़े आसानी से एक जगह से बैठ के दूसरी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, दूसरी जगह को जो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो टास्क होते हैं उनको कंट्रोल करना, ये सारी चीजें किसका रिजल्ट है? दिस इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. और यहां तक हम कैसे पहुंचे, यही प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हम पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले आता है इसमें ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री. ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, of migration and of people and migration of capital. तो डिफरेंट टाइप्स का माइग्रेशन हुआ ग्लोबल वर्ल्ड में, और एंशिएंट टाइम से लेके लोग एक जगह से दूसरी जगह पे डिफरेंट पर्पज से जाते थे. क्लियर? सो ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ द पीपल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, एंड माइग्रेशन ऑफ कैपिटल ऑल्सो. एक जगह से दूसरी जगह पे जो है मनी और कैपिटल भी मूव करता था, लोग अपने साथ लेके जाते थे.
इसी के साथ साथ में बीमारियां और जर्म्स भी एक जगह से दूसरी जगह पे गया। खाना यानी कि फूड ने भी ट्रेवल किया, एक जगह से दूसरी जगह पे फूड भी गया। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो हम खाना खाते हैं वो सारा का सारा इंडिया में जो है उसको डिस्कवर किया गया, ऐसा नहीं है। या जितनी भी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं वो हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं तो सारी की सारी इंडिया की ही है, ऐसा भी नहीं है। सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर ऑफ द क्रॉप्स विच वी हैव गोट फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब इसके बाद आता है पीपल ट्रेवल्ड। व्हाई द पीपल ट्रेवल्ड इन द एंशिएंट टाइम? फ्रॉम द एंशिएंट टाइम पीपल ट्रेवल्ड। कौन कौन से लोग थे जो ट्रेवलिंग करते थे? फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर्स, ट्रेडर्स तो डेफिनेटली ट्रेवलिंग करते थे। ट्रेवलर्स, एक्सप्लोरर्स जैसे वास्को ड गामा था, क्रिस्टोफर कोलंबस था, मार्को पोलो था, ये कौन थे? ये ट्रेवलर्स थे, एक्सप्लोरर्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे एंड स्पेशली फॉर एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू, अंडरस्टैंड? तो वो ट्रेवलिंग करते थे। इसके अलावा लोग कौन से ट्रेवल करते थे? प्रीस्ट हो गए, पिलग्रिम्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए। These kinds of people used to travel from one place to another place। किस पर्पज से करते थे ये भी सुनिएगा। फॉर गेटिंग नॉलेज, कुछ तो ज्ञान की खोज में निकल जाते थे। कुछ लोग नए अपॉर्चुनिटीज के लिए निकलते थे कि उनको नए मौके मिलेंगे, नई जगह मिलेगी, या वहां पे कुछ वो नए जो है काम कर पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे, राइट? एंड फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, कुछ लोग आध्यात्मिक खोज के लिए निकलते थे। और इसके साथ में बहुत सारे लोग थे, दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर एस्केपिंग देमसेल्व्स फ्रॉम परसिक्यूशंस। कुछ लोग अपने आप को किसी खतरे से बचाने के लिए भी ट्रैवलिंग करते थे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अंडरस्टैंड? और कई तरह के लोग थे जो ट्रैवलिंग करते थे। अब इसके साथ में ट्रैवलिंग करने के साथ साथ वो क्या क्या लेके जाते थे? ट्रैवलिंग के साथ साथ न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज में ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों ने ट्रैवलिंग किया, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सिर्फ लोग पहुंचे, ऐसा नहीं है। उनके साथ साथ में उनके आइडियाज, उनका कल्चर, उनका पहनावा, उनकी लैंग्वेजेस, उनके जो है त्योहार मनाने के तरीके, इसके साथ साथ और जो है न्यू आइडियाज, राइट? उनकी इन्वेंशंस, इस तरह की चीजों ने भी साथ साथ में ट्रेवलिंग किया। एंड इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट मनी ऑल्सो, वैल्यूज ऑल्सो, राइट? कैपिटल ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद दीज काइंड्स ऑफ पीपल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक हमने क्या किया? ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किया, हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, राइट? इसके बाद में पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द पर्पसेस। इसके बाद आते हैं फॉर एग्जांपल 3000 BCE, बिफोर क्रिस्ट एरा। बिफोर क्रिस्ट एरा का मतलब है कि आज से 2020 तो ये जोड़ेंगे, उससे पहले 3000 BC बिफोर क्रिस्ट एरा, मतलब फर्स्ट एडी से पहले, फर्स्ट एडी से पहले का जितना टाइम है वो बीसी में काउंट होता है। तो 3000 BC मतलब लगभग हम मान के चलते हैं जब इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तब की बात हम कर रहे हैं। तो एट दैट टाइम मींस अप्रोक्सीमेटली 5000 years बिफोर present, right? At this time, if we talk about 5000 years ago, right, we had the connection with Western Asia। Western Asia के साथ हमारा उस समय भी लिंक था। किस टाइम? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का दौर था, आज से तकरीबन 5000 साल पहले। क्लियर? तो इसके साथ साथ में डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर कैपिटल्स एंड डिफरेंट कमोडिटीज ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एग्जाम्पल हम लेते हैं कौरीज। कौरी जैसे हिंदी में इसको कौड़ी बोला जाता है, कौड़ी, और शीसेल्स और करेंसी, राइट? ओल्ड करेंसी। आपने सुना होगा कई बार कोई लोग कहते हैं कि तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सो दिस इज द वर्ड यूज्ड फॉर द करेंसी इन द एंशिएंट टाइम और द मिडियल टाइम। तो कौरी जो है वो मालदीव से लेकर और कहां तक पहुंच गई? चाइना और ईस्टर्न अफ्रीका तक चली गई कौरीज। तो इस तरह से इन चीजों ने भी ट्रेवलिंग किया, राइट? तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो यहां तक पहुंचा। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट, सो मेनी टाइम्स यू हैव लिसन दिस वर्ड, कई बार आपने इस वर्ड को सुना होगा। सिल्क रूट क्या होता है? सिल्क रूट कोई एक रूट नहीं था, देयर वर डिफरेंट सिल्क रूट्स were discovered by the travelers and the merchants। कई
सारे जो एक्सप्लोरर्स थे उन्होंने कई सारे रूट्स जो है वो इन्वेंट किए थे या डिस्कवर किए थे, जिनको हम सिल्क रूट कहते हैं। सिल्क रूट क्यों कहते हैं? ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट से और यूरोप और वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न कंट्रीज तक जाते थे। ये सिल्क रूट इसलिए बोले जाते थे क्योंकि यहां से ज्यादातर चाइना और इंडिया से सिल्क जो है वो यहां से लेके जाते थे ट्रेवलर्स इस रास्ते से। तो जिस रास्ते से ट्रेवलर सिल्क लेके जाते थे उस रास्ते को सिल्क रूट बोला जाने लगा। और ये डिफरेंट रूट्स थे, जैसे मैं आपको बताता हूं कौन कौन से रूट्स थे, डिफरेंट रूट्स। सिल्क रूट्स, सो दीज सिल्क रूट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली इन रूट से एक तो सिल्क चाइना से, कहां से? सिल्क फ्रॉम चाइना एंड इंडिया, सिल्क फ्रॉम चाइना एंड इंडिया कैरिड बाय द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू, कहां तक लेके जाते थे उसको? चाइना और इंडिया से वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज और सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया और इसके अलावा अफ्रीका, अफ्रीका। तो इस तरह से ये सिल्क रूट इंडिया और चाइना को कहां तक जोड़ते थे? वेस्टर्न कंट्रीज तक जोड़ते थे। जैसे आज का हमारा अफ्रीका हो गया और यूरोप हो गया, तो इस तरह से ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स और वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स दोनों तरह के, और चाइना का साउदर्न कोस्टल रीजन, ये डिफरेंट सिल्क रूट थे। इसके अलावा जो सिल्क रूट थे वो सी के साथ साथ में लैंड रूट्स भी थे। ठीक है, लैंड रूट्स भी थे। लैंड के थ्रू जो रूट जाता था दैट वाज पर्टिकुलरली थ्रू सेंट्रल एशिया। ठीक है, इंडिया चाइना से लेके और सेंट्रल एशिया होते हुए, और फिर ये जो सिल्क रूट है बना हुआ था। तो यहां से और कौन कौन सा सामान जाता था स्पेशली आपको याद रखना है? स्पाइसेस, टेक्सटाइल, राइट, टेक्सटाइल्स और सिल्क। इसके साथ साथ में चाइनीज पोट्रीज, चाइनीज पोट्री भी इस रूट से जो है ट्रैवलिंग की जाती थी और लेके जाते थे। जो ट्रेडर्स होते थे या मर्चेंट्स होते थे वो इसको लेके जाते थे। सो इन दिस वे वी कैन से दैट सिल्क रूट्स वर वेरी इंपोर्टेंट टू कनेक्ट सब इंडियन सबकॉन्टिनेंट चाइना टू द वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली फ्रॉम मींस यूरोप एंड टू द सेंट्रल एशिया। और यहां से तो ये चीजें जाती थी सिल्क, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, चाइनीज पोट्री एटसेट्रा। और वहां से क्या आता था? सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड कैरिड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। यूरोप टू एशिया आपको याद रखना है, यूरोप टू एशिया, राइट। मतलब यहां से तो ये चीजें जाती थी और वहां से सिल्वर एंड गोल्ड आता था यूरोप टू एशिया। तो इस तरह से सिल्क रूट्स वर वेरी इंपोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन और द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि किस तरह से फूड भी ट्रेवल करता था, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल स्पेगेटी एंड पोटैटो। स्पेगेटी इज द फॉर्म ऑफ नूडल्स, राइट। तो किस तरह से उस समय फूड ने भी ट्रेवल किया विद द पीपल, बिकॉज पीपल एंड ट्रेवलर्स you should travel from one place to another place with different kinds of commodities। क्योंकि ट्रेड के पर्पज से जो मर्चेंट्स होते थे या ट्रेडर्स होते थे वो सामान एक जगह से लेके दूसरे जगह पे उसको बेचने के लिए जाते थे या वहां का सामान खरीदने के लिए लाते थे, राइट। और उसके बाद वो अपनी कंट्री में आके उसको बेचते थे, अपनी कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में ले जाके बेचते थे। इस तरह से सिल्क रूट्स जो है उनके थ्रू फूड ने भी ट्रेवल किया, क्लियर। और पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे ट्रेड रूट्स थे जिनकी हेल्प से ये सामान जो है एक जगह से दूसरे जगह पे आता था, स्पेशली फूड। फॉर एग्जांपल नूडल्स, ये चाइनीज फूड है। आपको पता है नूडल्स आज भी आप खाते हैं, टुडे इवन टुडे नूडल्स आर वेरी फेमस। तो नूडल्स जो है वो चाइना से जब अमेरिकन कंट्रीज में गए या वेस्ट में गए, वेस्टर्न कंट्रीज में, तो ये क्या बन गए? स्पेगेटी बन गए। वहां पे इसको स्पेगेटी के नाम से जाना गया। तो ओरिजिनली इट इज द फूड ऑफ चाइना, राइट। लेकिन अब ये कहां पे भी खाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका या कैरिबियन आइलैंड्स में भी इसको खाया जाता है। इसके बाद में एक एग्जांपल आप ले सकते हैं पास्ता। पास्ता जो है वो
अरबियन खाना है, लेकिन पास्ता जो है वो अरब ट्रेडर जो है वो लेके गए, कहां पे लेके गए? सिसिली। सिसिली कहां पे? यूरोप में, इटली। इट वॉज द आइलैंड इन इटली। तो इस तरह से यूरोप में पहुंच गया पास्ता 5th सेंचुरी में, राइट। इसी तरह से बहुत सारे जो ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमारे पास पहले नहीं थे। इवन द एशियन एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स इन एशिया वर नॉट फेमिलियर विद पोटैटोज, ग्राउंडनट्स, right, and chilies and sweet potato. So these kinds of commodities were not familiar by our ancestors. तो ये सारा खाना जो है 5th सेंचुरी के बाद में एशिया में पहुंचा है, या फिर जो है ईस्ट में आया है वेस्ट से, ठीक है। तो इसी तरह से अमेरिकन जो फूड है वो यूरोप में पहुंचा है, यूरोप से फिर एशिया में आया। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कमोडिटीज ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन इनका इंपोर्टेंस इतना बढ़ गया है कि जैसे इंडिया में आज हम पोटैटो खाते हैं, राइट, लेकिन इंडिया में तो हम पोटैटो किस फॉर्म में खाते हैं? सिर्फ एक सपोर्टिंग फूड के फॉर्म में खाते हैं। लेकिन यूरोप में, क्योंकि वहां पे ठंडा मौसम रहता है और पोटैटो जो है वो कैसा होता है? थोड़ा सा गर्म होता है और वो बॉडी को थोड़ा रिलैक्स देता है। इसलिए यूरोपियन जो पीपल थे वो पोटैटो पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि इवन अगर हम आयरलैंड का एग्जांपल लें तो आयरलैंड में पोटैटो जो है वो मेन फूड आइटम बन गया। और जब वहां पे पोटैटो फेमाइन आया, जिसको हम आयरिश पोटैटो फेमाइन के नाम से जानते हैं, जब वहां पे पोटैटो अकाल पड़ा 1845 टू 1849, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड 10 लाख पीपल किल्ड, 10 lakh people were killed due to the starvation or hungerness due to the lack of potato during this period. It is known as Irish potato famine. तो इस तरह से we can find so many examples of the food items where the people dependent on the food items which were available only due to the traveling, and originally these food items were from another countries. So in this way we have discussed about food travels, spaghetti and potato, and other examples also, right? Now we'll come to the next topic. So next topic is conquest, disease and trade. Conquest, disease and trade. It means the people from one country attacked on another country, and also with the diseases, germs were carried from one country to another country, and even for trade also. The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. For example, हमने वास्को द गामा के बारे में पढ़ा, क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका को जो है डिस्कवर किया था। इसी तरह से 4 centuries before the Indian Ocean had known a bustling trade with goods, people, knowledge, customs, etc. and crisscross its waters. The Indian subcontinent was central to these flows and a crucial point in their networks. The entry of the Europeans helped expand or redirect some of these flows towards Europe. तो ये इसमें सबसे important क्या था? Before its discovery, इसकी डिस्कवरी से पहले क्या हुआ? अमेरिका had been cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years. But from 16th century, its vast lands and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. For example, अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे जो वाइट सेटलर्स वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो है ग्रास उगी हुई है और देयर इज़ मच पोटेंशियलिटी इन द लैंड एंड फर्टिलिटी। तो उसके बाद उन्होंने उसको काट के और वहाँ पे जो है दे टर्न्ड इनटू व्हीट फील्ड्स। तो ये एक जो है किस तरह से चेंज आया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द न्यू रूट्स। प्रीशियस मेटल्स, इसके साथ साथ में जो बहुत ही कीमती मेटल्स होते हैं जैसे सिल्वर, फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको। ये दोनों जो कंट्रीज हैं, ये पेरू जो है वो साउथ अमेरिका में हो गया और इसी तरह से मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ पे जो है सिल्वर मिलता था काफ़ी बड़ी प्रोपोर्शन में। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो इन्हेंस्ड यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विद एशिया। तो एशिया के साथ में इस तरह से ट्रेड करने में उनको आसानी रही। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो वेस्ट कंट्री से किस तरफ आ रहा, एशिया में। Legends spread in 17th century Europe about South America's fabled wealth.
Many expeditions set off in search of El Dorado, the fabled city of gold. El Dorado किसको कहा जाता है? El Dorado को जो है fabled city of gold कहा जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस आपको याद भी रखना है. द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइज, ये तो हो गया एक तरह से ट्रेड वेल्थ के बारे में. अब हम बात करते हैं डिजीज़ की, कि पोर्टुगीज और स्पेनिश जो थे उन्होंने अमेरिका जो है उसके ऊपर जब कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे मिड 16th सेंचुरी में, तो उस समय यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर. सिर्फ वो हथियारों से उन्होंने काम नहीं लिया. इनफैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर्स वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन. उनके पास कोई इस तरह का हथियार पावरफुल जो है उसका यूज़ उन्होंने नहीं किया. तो किस चीज़ का यूज़ किया? इट वाज द जर्म्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स के जर्म्स का उन्होंने यूज़ किया स्पेनिश पीपल ने. कहाँ पे? अमेरिकाज के अंदर. बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन, अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीजेज दैट केम फ्रॉम यूरोप. जिस तरह से दुनिया में कोरोना फैल रहा है, तो द पीपल वर नॉट अवेयर, द पीपल वर नॉट फेमिलियर विद कोरोना अर्लियर. तो इसलिए जब अचानक ये बीमारी आई तो द पीपल डिड नॉट हैव द कैपेसिटी, एंड टुडे ऑल्सो दे डू नॉट हैव इनफ इम्यूनिटी अगेंस्ट कोरोना. तो इसलिए ये बीमारी काफ़ी परेशान कर रही है. इन द सेम वे अमेरिका जो है आइसोलेशन की वजह से, क्योंकि उसका दुनिया के दूसरे देशों के साथ इतना कॉन्टेक्ट नहीं था, तो इसलिए उसके पास नो इम्यूनिटी, मीन्स द पीपल वर नॉट हैविंग द इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज काइंड्स ऑफ डिजीजेज एंड द जर्म्स. तो इस तरह से स्मॉल पॉक्स ने क्या किया वहाँ पे? स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर. वंस इंट्रोड्यूस्ड इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट अहेड इवन ऑफ एनी यूरोपियंस रीचिंग देयर. इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट. वहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ पे लोग जो है मारे गए. इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर, राइट. जब हम जर्म्स का यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के हिस्ट्री के अंदर कॉन्क्वेस्ट जो थे, दे यूज्ड जर्म्स एंड डिसीजेज, दे स्प्रेड डिसीजेज टू कंट्रोल ओवर द पीपल इनहेबिटेंट और पीपल ऑफ दैट कंट्री. तो इट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल वॉरफेयर. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है. जॉन विनथॉर्प ने कहा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ मैसेच्यूसेट्स बे कॉलोनी इन न्यू इंग्लैंड, उसने मई 1634 में लिखा दैट स्मॉल पॉक्स सिग्नल्ड गॉड्स ब्लेसिंग फॉर द कॉलोनिस्ट. क्योंकि जो कॉलोनिस्ट थे, यानी कि जो कॉलोनियल पावर्स थे, उनके लिए तो उसने बहुत ही ब्लेसिंग का काम किया. द नेटिव्स वर नियर, मतलब नियर ऑल डेड ऑफ स्मॉल पॉक्स. सो एज द लॉर्ड हैड क्लियर्ड आवर टाइटल टू व्हाट वी पोजेस. इस तरह से ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, किस तरह से जर्म्स को यूज़ किया जाता था एक वेपन के फॉर्म में. गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न्ड अगेंस्ट द इन्वेडर्स, बट नॉट डिजीजेज सच एज स्मॉल पॉक्स टू विच द कॉन्करर्स वर मोस्टली इम्यून. क्योंकि कॉन्करर्स जो थे वो उनके पास इम्यूनिटी सिस्टम होता था, क्योंकि बिकॉज दे वर फेमिलियर विद दीज काइंड्स ऑफ जर्म्स एंड डिजीजेज. लेकिन जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता था न्यू प्लेसेस में, वो नहीं होते थे, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था. Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Cities were crowded and deadly diseases were widespread. Religious conflicts were common and religious dissenters, those people who used to oppose particular kind of religious belief, उसको हम कहते हैं डिसेंटर. डिसेंटर कौन होता है? जो प्रेजेंट रिलीजियस बिलीफ को अपोज करता है, उसी को डिसेंटर कहते हैं. तो एक तरह से सोसाइटी में एक टेंशन था, एक तरह से डिप्रेशन था. किस चीज़ का? रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स का, कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट जो है वो टेंशन जो है क्रिएट कर रहे थे. सो थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड यूरोप फ्रॉम फॉर अमेरिका, क्योंकि डिसेंटर्स को पकड़ के और परसिक्यूट किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था. तो बहुत बड़ी प्रोपोर्शन में यूरोप से जो लोग हैं वो अमेरिका की तरफ निकल गए. हेयर बाय द 18th century, plantations worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets. तो यहाँ पे न्यू क्रॉप जो है वो ग्रो की जाने लगी. Until well into the 18th century, China and India were among the world's richest countries. उस समय देखो आप, इंडिया जो है वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, यानी कि चाइना और इंडिया जो है वो बहुत अमीर कंट्रीज में से दो कंट्रीज थी 18th सेंचुरी में. दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, और एशियन ट्रेड में उनका कंट्रोल था पूरा. हाउएवर फ्रॉम द 15th century, चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट्स
कॉन्टैक्ट्स एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन, और चाइना कहाँ चला गया? आइसोलेशन में, क्योंकि उसने दुनिया के दूसरे देशों के साथ में कनेक्शन बंद कर दिया। चाइनाज रिड्यूस्ड रोल एंड राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिकाज ग्रेजुअली मूव्ड द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड्स। तो इस तरह से यूरोप जो है वो एक नया सेंटर बन के उभरा। यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। पहले चाइना और इंडिया होते थे, अब यूरोप जो है एक नया सेंटर बन के जो है उभर गया। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा द 19th सेंचुरी 1815 और 1914, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है और कोई भी टॉपिक आपको पूछना है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन सेंड योर डाउट, राइट? आई विल गिव द आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।